Okay, so now let's talk about the clinicals. अच्छा, क्लिनिकल्स जो है वो थेरी से उनका लेवल बिल्कुल फ़र्क होता है। ठीक है। क्लिनिकल पार्ट टू के तैयार करना एक मल्टी डायमेंशनल किस्म की प्रिपरेशन है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर नॉलेज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर प्रैक्टिकल स्किल्स, इट्स ऑल्सो अबाउट योर नर्व्स, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू इस्टेब्लिश रेपो विद द पेशेंट एंड डील विद द पेशेंट। ठीक है। इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू इस्टेब्लिश रेपो विद द एग्जामिनर, उसके सवालों के कैसे आपने जवाब देने हैं, उसको कैसे हैंडल करना है। इट्स ऑल्सो हाउ यू हैंडल योर सेल्फ, अपनी नर्व्स पे कैसे काबू करना है। ठीक है। सो आई विल टेल यू, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस तो बिल्कुल फ्रेश है, तो आई विल टेल यू कि उस वक्त क्या क्या चैलेंजेस होते हैं प्रैक्टिकली, और अपनी तैयारी में आप उन चैलेंजेस को कैसे जो है कम कर सकते हो अपने लिए। ठीक है। तो लेट मी फर्स्ट बिगिन विथ कि कॉमन पिटफॉल्स क्या है क्लिनिकल्स की तैयारी के लिए। ठीक है। ये एक बड़ा ड्रेडेड एग्ज़ाम होता है। पूरे 4 साल की ट्रेनिंग में आपको सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम से डराया जाता है, और इसका कोई भी आपको जब इमेज मिलता है एग्ज़ाम का, चाहे वो मॉर्निंग मीटिंग्स में बैठ के कंसल्टेंट्स के सवालों की बौछार का जब को फेस करना हो, चाहे वो राउंड में बैठ के जो है वो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करना हो, आपकी जान जाती है इन सारे कामों से। बट यही वो काम है जो आपको इस एग्ज़ाम में प्रैक्टिकली करने होते हैं। ठीक है। और इससे कहीं ज़्यादा प्रेशर में करने होते हैं, परफॉर्म करना होता है। सो इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग आई वुड से। ठीक है। तो नंबर वन चीज़ ये है कि अगर एग्ज़ाम इतना मुश्किल हो तो उसकी तैयारी जो है वो फिर उस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है। और कॉमन पिटफॉल्स क्या हैं, क्यों ज़्यादातर लोग क्लिनिकल्स में फ़ेल होते हैं। ठीक है। क्या वजह है, हम लोग इसीलिए इस एग्ज़ाम से इतना डरते हैं बिकॉज ज़्यादातर लोग जो है वो 50% लोग या 50% से कम लोग जो है ना वो पास होकर आते हैं। ठीक है। बहुत से लोग फेल होकर आते हैं इस एग्ज़ाम में, और इसकी मैं वजह बताती हूँ कि वो क्या है। ठीक है। होता यूँ है, इसमें टाइम लाइन्स का ये फ़र्क होता है कि जब आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, अब आप मैंने थ्योरी एग्ज़ाम पे पूरी गाइड बनाई है, एंड नाउ यू नो कि उसमें हो सकता है आपको 4 महीने लगे हों, 5 महीने लगे हों थ्योरी एग्ज़ाम को तैयार करने में, और आप सही एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, स्पेशली एंड पे जब आपने बार बार रिविजन्स की हों, बार बार पास्ट पेपर्स किए हों। ठीक है। तो और फिर ज़ाहिर है लाइफ में और भी इतना कुछ चल रहा होता है, सब चीज़ें साइड पे करके आपने ये सब कुछ किया होता है, तो आपकी बिल्कुल ना, आई वुड से कि एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी होती है। आप उस टाइम तक ये सोच रहे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो बस पढ़ाई रह गई है, मैं क्यों पढ़ी हूँ अभी तक, या पढ़ो। तो मोराल आपका जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो डाउन हो जाता है जब आप थेरी अपना दे कर आ जाते हैं। अच्छा, तो आप रेस्ट मोड में चले जाते हैं। ठीक है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स के साथ ही होता है कि वो रेस्ट मोड में चले जाते हैं। दूसरा इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आप यू डोंट नो, अब ज़ाहिर ह्यूमन साइकी है कि अगर एक एग्ज़ाम ना देना है या नहीं देना वही डाउटफुल है, उसी पे क्वेश्चन मार्क है, तो उसकी तैयारी कैसे शुरू करें। ठीक है। अब हमारे साथ इस दफ़ा ये हुआ एज ऑफ सितंबर 2022 कि हम हमारा एग्ज़ाम जो एमसीक्यू बेस्ड था उसका एक हफ़्ते में रिज़ल्ट, ठीक है, एक हफ़्ते में रिज़ल्ट आ गया था, एंड देन वी न्यू कि अच्छा जी पास है। लेकिन आप सोचें कि ये सितंबर 27 को मेरा एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है। एक हफ़्ते के बाद मेरा रिज़ल्ट आ गया था, विच वॉज यू वुड से अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मेरा रिज़ल्ट आ गया था। और फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बाद उन्होंने रिज़ल्ट के साथ कुछ नहीं बताया कि टोक्स कब है। ठीक है। हम पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, सारा कुछ। तो फिर एक अनऑफिशियल सी न्यूज़ मिली कि जो है आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है। ठीक है। तो इसके लिए होता ही है सीपीएसपी के लेवल पे ये किस तरह चीज़ें वर्क कर रही होती हैं कि वो सब एग्जामिनर्स को लेटर्स लिखते हैं। ठीक है। कि आपने एग्ज़ाम के लिए आना है, सुपरवाइज़ करना है एग्ज़ाम को, या एग्जामिनर बनना है। और जिस तरफ के कहने को वो ये कहते हैं कि जिस तरफ कैंडिडेट ज़्यादा हुए उधर हम एग्ज़ाम रख देंगे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वो लोग अपने थोड़ा एक्सपेंसेस, पता नहीं कैसे चीज़ें चलती हैं इनकी। इवन दो यहाँ पर इस दफ़ा ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो थे वो कराची से नहीं थे, बाहर से थे। स्टिल जो सा हमारा कराची में एग्ज़ाम हुआ। ठीक है। तो यू नेवर नो। ठीक है। लेकिन ये है कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन या एक टेंटेटिव जो स्केड्यूल होता है ना वो सीपीएसपी में होता है। ठीक है। दे हैव अ टेंटेटिव स्केड्यूल कि जो कि अक्टूबर के मिड तक आई थिंक हमें पता चल गया था कि टेंटेटिव स्केड्यूल ये है कि 6 to 10 दिसंबर के दरमियान एग्ज़ाम होगा।
तो सब एग्जामिनर्स को लेटर जा चुके थे, सब सुपरवाइजर्स को और उनको, कि 6 to 10 दिसंबर तक प्लीज़ अपनी अवेलेबिलिटी इंश्योर करें। फिर उनमें से कितने लोग जो हैं वो रिप्लाई बैक करते हैं उनको, या कहते हैं कि ठीक है हम एग्ज़ाम के लिए आएंगे। तो इनको 1-2 महीने इनको प्रोसेस करने में लगता है, एग्ज़ाम के सारे इंतज़ाम करने में लगते हैं कि हमारे पास एग्ज़ामिनर्स पूरे हैं या नहीं है। उनको एक्स्ट्रा एग्ज़ामिनर्स भी रखने पड़ते हैं कि जस्ट इन केस उस दिन कुछ हो जाए, हमारे पास एग्ज़ामिनर्स आऊँ कैंडिडेट्स के हिसाब से। फिर सारी कैलकुलेशंस इनकी चल रही होती है बीच में कि कितने कैंडिडेट्स हैं, किधर आएंगे, एग्ज़ामिनर्स कैसे आएंगे, कितने एग्ज़ामिनर कहाँ से बुलाएंगे, फिर कितने एग्ज़ामिनर आ सकते हैं नहीं आ सकते। तो इट टेक्स देम अ लॉट ऑफ टाइम, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ठीक है, जितना मुझे पता चला इस दफ़ा। तो कोई भी इंसाइट बंदा हो ना, जैसे CPSP इस्लामाबाद में दिलशाद भाई है मेरे ख्याल से, उनसे मैं कॉल पे उनसे वो रहते तो ही वॉज़ वेरी नाइस। वो उन्होंने मुझे सारा बता दी कि अच्छा ये टेंटेटिव स्केड्यूल जो आया है इसमें 6 to 10 दिसंबर है। और एक्चुअली भी यही हुआ कि जब एक्चुअली उन्होंने कंफर्म हमें किया एग्ज़ाम से, आई थिंक 2 वीक्स पहले, 6 दिसंबर से 2 वीक्स पहले हमें कंफर्म किया कि आपकी टोक्स की ये डेट है। बाय मेल हमें ये आई थी, ठीक है। और ओबियसली आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे होते हैं तो तभी आपको पता चल जाता है, बट मेल अपनी चेक करते रहे। तो 2 वीक्स पहले जब सर ने कंफर्म किया कि आपका वाकई कराची में एग्ज़ाम और 7 दिसंबर को आपका टोक्स है, फिर उन्होंने ये कर दिया कि अब जो टोक्स से पास होगा उसी का लॉन्ग केस होगा। तो सिर्फ हमें ये पता था कि 7 दिसंबर है। तो खैर वो कराची वाली क्या कहानी थी, उसकी क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मुझे हुए अपनी फ़्लाइट्स की बुकिंग में, स्टे की बुकिंग में, और किस तरह चला वो, दैट इज़ कंटेंट फॉर अनदर वीडियो। इस वीडियो में जो है ना आई विल जस्ट स्टिक टू के अब इसकी तैयारी क्या है पिटफॉल्स क्या है। तो ये जो होती है ना अनसर्टेनिटी होती है थेरी के बाद, आपने पास तो कर ली थेरी, लेकिन आप जब पहले पास नहीं की तो अनसर्टेनिटी और इस टेंशन में कि पता नहीं पास होता है कि नहीं, उसमें इंसान तैयारी डिले करता है, मतलब क्लिनिकल तैयारी करता नहीं है। और जब जब तक आपका रिजल्ट आता है तब तक आप टेम्पो लूज़ कर चुके होते हैं, तब तक आप ऐसे कोई परमानेंट रिलैक्स मोड में जा चुके होते हैं कि आपसे उठ के तैयारी नहीं करनी हो रही होती, ठीक है। तो ये बड़ा एक कॉमन पिटफॉल है जिसकी वजह से लोग, मैं कहूँगी कि ज़्यादातर लोग, 90% लोग इस तैयारी के लेवल पे ही फेल होते हैं। आपने प्रिपेयर ही नहीं किया एग्ज़ाम के लिए तो आपने पास किधर से होना है, ठीक है। आप बिल्कुल एक रेस्ट मोड में चले जाते हैं, आपसे उठ के जो हॉस्पिटल नहीं जाया जाता, आपसे प्रैक्टिस नहीं की जाती, और आप जो है ना वो बस अपनी ज़िंदगी के और कामों में बिज़ी हो जाते हैं, ठीक है, जो पहले थे। तो इस वजह से जो है ना लोग उस तरह तैयारी नहीं करते एग्ज़ाम की जिस तरह रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये पिटफॉल्स हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के थ्योरी तो निकल जाता है लेकिन क्लिनिकल्स में फंस जाते हैं लोग। द फैक्ट इज़ कि क्लिनिकल्स में भी उसी डेडिकेशन के साथ आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू कि क्लिनिकल्स के लिए क्या क्या मोड्स ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। या जो क्लिनिकल्स है ना इसकी जो प्रिपरेशन है या इसके लिए जो वाइल्ड साइड आपको चाहिए ना वो थेरी से फ़र्क है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपको थ्योरी के पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ ही है, यहाँ पर आपको अपनी जो सा है थ्योरी रिवाइज कर लिया फॉर श्योर, ठीक है। और मैं ये बता दूँ कि 2 वीक्स एट लीस्ट लगते हैं थ्योरी को रिवाइज करने में टोक्स के लिहाज से। इसकी मैं मिसाल देती हूँ, जैसे आपने चाइल्ड किया है, ठीक है। तो चाइल्ड जैसे आपने थ्योरी में किया, आपने क्राइटेरियाज याद किए, ये किए किए, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, आपने ICD-10 क्राइटेरिया किया, आपने उसकी मैनेजमेंट की, सारी चीज़ें की, ठीक है। टोक्स में ये चीज़ें आपके काम आएंगी, ठीक है। लेकिन टोक्स में वो क्या पूछेंगे आपसे कि जी ये बंदा है, इसके बच्चे को LD एलर्जिक डिसेबिलिटी है, तो आप इनको इंफॉर्मेशनल केयर दें। अब आपको जब आप अब जब थ्योरी से आप निकालेंगे वो पॉइंट्स, तो आप जो सा है वो फिर निकालेंगे कि LD को आसान अल्फाज में एक लेमैन को कैसे समझाना है कि LD जो है वो इस बच्चे को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डायग्नोसिस क्या है इस बच्चे में, ठीक है। दूसरा ये कि किन वजूहात की बिना पे आप कह रहे हैं कि ये LD है, और उस तरह इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका प्रोग्नोसिस क्या है, ठीक है। और इसके लिए जो है ना ट्रीटमेंट की जो डिफरेंट मोडेलिटीज़ है वो भी आपने बता ली है एक ले मैन को 5 मिनट में, ठीक है।
तो वो एक तैयारी ज़रा डिफरेंट लेवल की है, ठीक है। कंडक्ट डिसऑर्डर है तो कंडक्ट डिसऑर्डर पढ़ पढ़ के आपके अच्छा इसके ये क्राइटेरिया, इसके ये क्राइटेरिया। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो जी आप इंफॉर्मेशनल केयर दे कंडक्ट डिसऑर्डर की या असेस करें। असेस करने में तो चलो आसान है कि वही टक टक हिस्ट्री के पॉइंट्स आपने पूछे, लेकिन साथ में जो सा है आपने वो भी करना है कि उसको इन्फॉर्मेशनल केयर है तो वो बड़ी क्रिस्प सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको आ रही हो फौरन 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 फौरन, और आपने सारे पॉइंट्स बताने और मिस कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कि हर पॉइंट का की में मार्क्स है। और जो पॉइंट आपसे मिस होगा वो मार्क्स आपके कट गए, ठीक है। तो इट्स वे इजियर सेट दैट डन, ये बिल्कुल प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये मैं ऐसा ऐसा आपको बताती हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो एक तो रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपने थेरी रिवाइज करनी होगी फिर से, लेकिन इस लिहाज से कि मैंने वाइवा देना है और इस लिहाज से कि मैंने क्लिनिकल में पेशेंट से पूछना है, पेशेंट्स से अपना जो है मेंटल स्टेट करते हुए, या तब ये नॉलेज कैसे अप्लाई होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट है। ये एग्ज़ाम है तो 2 वीक्स आपकी थेरी हो गए। उसके अलावा यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। आप हॉस्पिटल जाएंगे और आप एक्चुअल पेशेंट्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली लॉन्ग केस, ठीक है। अगर आप लॉन्ग केस, आई वुड से, ठीक है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 15 to 20 केसेस आपको लॉन्ग केस के एटलीस्ट चाहिए, एटलीस्ट, फॉर यू टू बी एबल कि आप एग्ज़ाम में जाके खड़े हो सके, ठीक है। ठीक है, हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, प्रेपरेशन का लेवल फ़र्क होता है, सब चीज़ें होती है, लेकिन पेशेंट्स पे जब तक आप लॉन्ग केस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप भूल जाए इस चीज़ को कि आप कभी भी एग्ज़ाम में लॉन्ग केस पास कर सकते हैं। दैट्स सिंपली नॉट गना हैपन, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम सिनेरियो में हर तरह का पेशेंट आता है, ठीक है, किसी भी तरह का पेशेंट आता है, ठीक है। और हमें 4 साल में आदत ही होती है कि हम ना पेशेंट से हिस्ट्री लेते लेते ही नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं जी पेशेंट को फॉर्म ऑफ थॉट डिसऑर्डर है, या पेशेंट में बहुत ज़्यादा साइकोमोटर एजिटेशन है, या पेशेंट इवेसिव है, गार्डेड है, बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो और अटेंडेंट से हिस्ट्री लेना बड़ा आसान है, तो हम बैठ के अटेंडेंट से हिस्ट्री लेते हैं। एक तो हिस्ट्री देने वाला आसान, ठीक है, एक सही स्टेट ऑफ माइंड वाला पेशेंट है, ठीक है, जिससे आपने बैठ के हिस्ट्री ली है, जिसने आपको स्ट्रेट बात का स्ट्रेट जवाब दे दिया, ठीक है, और सारे कोलैटरल फैक्ट्स बता दिए एक सेम माइंड के साथ, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन निकालने में कोई मसला नहीं हुआ। इवन देन हम इन्फॉर्मेशन निकालने में कितना टाइम लेते हैं, हम 2 आवर्स लेते हैं एटलीस्ट, ठीक है। कुछ लोग जो ज़्यादा वो लेते हैं 3 आवर्स भी लेते हैं। वहाँ पे आपके पास कितना टाइम है, वहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए 20 to 30 मिनट्स हैं, ठीक है, और वो भी पेशेंट से। तो आप सोच लें कि आपने क्या करना है, ठीक है। सो जो है ना चैलेंज और है, हमारी प्रैक्टिस और होती है, इसलिए हमें, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब तक आप लॉन्ग केस पेशेंट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और ये नहीं कि लॉन्ग केस की आप तैयारी कर रहे हो और आपने जो कि आई थिंक आई नीड टू मेक अ सेपरेट वीडियो लॉन्ग केस, ठीक है, कि इसके क्या तैयारी कैसे करनी है आपने। तो जब तक 15-20 पेशेंट्स ही देखेंगे आपका कोई गुजारा नहीं एग्ज़ाम में। आपको आपको आप विथस्टैंड नहीं कर सकते वो प्रेशर इस प्रैक्टिस के बगैर। जिस प्रेशर में आप बैठे होते हैं, लाइक लिटरली आप ये बैठे हैं, आपके सामने पेशेंट बैठा हुआ है, और बिल्कुल आपके जो सारा इधर आपके एग्जामिनर्स बैठे हैं और वो कंटिन्यूसली आपको देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, और वो जो सा है आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या कर रही है या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो द प्रेशर इज़ रियल, ठीक है। आप खुद सोचें कि आपके कंसल्टेंट में से 2 लोग जो उनसे कंसल्टेंट्स में से जिनको आप रोज़ देखते हैं, जिनको आप रोज़ फेस करते हैं, जिनसे शायद आपकी कुछ अच्छी रेपो भी हो, वो भी अगर आपको बैठ के देख रहे हो, तो आपके दांतों से पसीना आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ एक फैक्टर आपको बचा सकता है और वो प्रैक्टिस है। और मतलब है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हॉस्पिटल भी जाना थेरी रिवाइज करने में ज़रूरी है, उसके लिए 2 हफ्ते डेडिकेटेड आपको चाहिए होंगे, डेडिकेटेड, ठीक है। मतलब जिसमें आप थेरी ही रिवाइज के लिए जा रहे हो और कुछ नहीं है, क्योंकि ड्रग्स भी आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करने पड़ते हैं, क्योंकि एविडेंस बेस और रीसेंट गाइडलाइंस और रीसेंट एडवांसेस का एक पोर्शन होता है, और ये सारा आपको करना पड़ता है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल केयर का पोर्शन होता है, वो सारा आपको करना पड़ता है। उसके अलावा टॉक्स के लिए कुछ टॉपिक्स पे आपको स्पेसिफिकली जो सा है वो फोकस करना पड़ता है।
जैसे फ़िज़िकल ट्रीटमेंट्स वाला टॉपिक है या फोरेंसिक वाला टॉपिक है। अब फोरेंसिक थ्योरी में और तरह की आती है और क्लिनिकल्स में और तरह की आती है। इसी तरह कम्युनिटी साइकेट्री है, वो थ्योरी में तो है ही नहीं, देयर इज़ नो सेक्शन ऑफ कम्युनिटी साइकेट्री, लेकिन इसमें आती है, क्लिनिकल्स में आती है, और एंड यू नीड टू नो कि क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है और कौन सी चीज़ें, न्यूरो इमेजिंग वगैरह है, वो आपने थेरी में नहीं प्रिपेयर किया होता। सो देर आर अ लॉट ऑफ न्यू टॉपिक्स जो आपको सिर्फ क्लिनिकल के लिए तैयार करने हैं, बट जो है थेरी में उसका वो आपने नहीं तैयार किए होते। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क यू हैव टू, थेरेटिकल रिविजन दैट यू हैव टू डू, ठीक है, और जो आपको करनी पड़ेगी, और ज़ाहिर है अपने वाइवास के लिए करनी है। तो मुझे ये नहीं है कि आप पॉइंट्स पढ़ेंगे आगे से, वो और भी आपसे सवालात किए जाएंगे। दूसरा, डू नॉट अंडर एस्टिमेट कि हॉस्पिटल जाके जो आपको काम करना है वो, एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट नंबर 3 योर पार्टनरशिप। आपको कंबाइंड करना है टोक्स की तैयारी, कंबाइंड कुछ कैंडिडेट्स के साथ आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप उनके साथ ही हॉस्पिटल जाके तैयारी करो, चाहे आप जो सा है वो ऑनलाइन करो, जूम मीटिंग्स में करो। देर आर स्टडी ग्रुप्स, ठीक है, वो कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं जो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और वो करवाते हैं, ठीक है। और लॉन्ग केस फॉर श्योर 2 3 4 लोगों को आपको ज़रूर सुनाना है लॉन्ग केस, और फीडबैक ज़रूर लेना है इन टाइम के आपके पास फिर अपनी गलतियों को करेक्ट करने का भी टाइम हो, ठीक है। तो अब मैं ना ऐसे करती हूँ कि मैं ये मतलब कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपकी थेरी में क्लिनिकल में होते हैं, ठीक है, जो आपके कॉमन पिटफॉल्स हैं, आपके शॉर्ट केसेस, लॉन्ग केसेस। अब हर एक के ऊपर ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ कि हर एक सेक्शन की तैयारी कैसे करनी है, उसमें होगा क्या और आपने क्या करना है, ठीक है जनाब। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट।